अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू लॉ बिट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेली की ड्यूटीज़ को। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने बेलर की ड्यूटीज़ को डिस्कस किया अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट विच इज़ अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे हमने पढ़ा है कि इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक बेलर द पर्सन हु बेल्स द गुड और बेली टू हुम द गुड्स आर बेल्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यूटीज़ क्या हैं बेली की, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के कुछ सेक्शंस हैं जिनमें बताई गई हैं, उन्हें मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर एलिब्रेट करने वाली हूँ। तो सबसे पहली जो ड्यूटी है वो है कि बेली गुड्स की केयर करे, जो कि सेक्शन 151 में बताई गई है कि बेली बाउंड है कि टेक एज सच केयर ऑफ द गुड्स बेल टू हिम एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड। ये कह रहे हैं बेलर ने जो बेली को जो भी सामान दिया है, बेली पर लाजिम है कि वो उस सामान की ऐसे केयर करे जैसे एक प्रूडेंट माइंड करता है। मतलब आपने कोई भी चीज़ दी है किसी से, आपको पता है कि मुझे उसे वापस करनी है मखसूस वक्त के लिए, या एक मकसूद कोई भी मकसद हो सकता है, जब वो पूरा हो जाएगा तो आप पर लाजिम है कि उसकी आप केयर करें, आप उसमें नेग्लिजेंस नहीं दिखाएं। ये बताता है सेक्शन 151 जस्ट। अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसिस टेक ऑफ हिज ओन गुड्स ऑफ द सेम बल्क क्वालिटी एंड वैल्यू एज द गुड्स बिल्ड। ये कह रहे हैं जैसे कि आप अपने गुड्स की आप केयर करते हैं उसी तरह उसकी भी करें। जैसे मिसाल के तौर पे आपने उससे कोई भी चीज़ ली है ऐसी जैसी आपके पास भी उस तरह की नेचर की कोई चीज़ है, तो जैसे आप अपनी चीज़ की केयर करते हैं, उसे कहीं संभाल कर रखते हैं, लॉकर में रखते हैं या कहीं रखते हैं, तो आप उसको भी वैसे ही रखेंगे, उसमें आप नेग्लिजेंस नहीं दिखाएंगे, एज अ प्रूडेंट माइंड आप उसे भी केयर करेंगे। ये बताता है सेक्शन 151। सेक्शन 152 कहता है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या होगा। जैसे कि सेक्शन 152 की हेडिंग ही कहती है कि बेली वैन नॉट लाइबल फॉर लॉस ऑफ थिंग बेल्ड। इसमें बताया गया है कब बेली लाइबल नहीं होगा गुड्स की जो उसे बेल किए गए हैं। जैसे कि सेक्शन 151 में बताया गया है कि उसे किस तरह से केयर करनी है, तो इसी तरह सेक्शन 152 में बताया गया है कि वो कब लाइबल नहीं होगा। ये कहता है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बेली इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटोरिएशन। लॉस मतलब कोई चीज़ गुम ही हो जाए, या फिर उसमें डिस्ट्रक्शन डैमेजेस वगैरह आ जाएं, या उसकी वैल्यू में कमी आ जाए, डिटोरिएट हो जाए वो। तो इफ़ ही हैज़ टेकन द अमाउंट ऑफ केयर ऑफ इट डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 151। जस्ट सिंपल सा सेक्शन 152 में बताता है, सेक्शन 152 में कहता है कि बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर उसने जिस तरह से सेक्शन 151 में बताया गया है कि केयर करनी है, अगर उस तरह से उसने केयर की है, उसके बावजूद कोई भी लॉस आ जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, डिटोरिएशन हो जाए, तो फिर बेली जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये आगे ही इसके सेकंड सेक्शन में बता दी, मतलब कि सेक्शन 152 में। 151 ने पहले उसकी ड्यूटी बता दी कि किस तरह से उसने केयर करनी है एज अ प्रूडेंट माइंड, जिस तरह से वो अपनी चीज़ों से की करता है उसी तरह इसने गुड्स जो बेल्ड हुए हैं उसकी जो है वो केयर करनी है, पहले ये बता दिया सेक्शन 151 में बेली की ड्यूटी। उसके बाद 152 में बता दिया कब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि जब नहीं होगा कि वो सेक्शन 151 में जिस तरह से बताई गई है केयर करना, अगर वो करता है उसके बावजूद कोई लॉस या डिटोरिएशन हो जाती है या डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो फिर वो लाइबल नहीं होगा। इसकी मिसाल ये हो सकती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई भी कीमती चीज़ थी, उसने अपनी कीमती चीज़ जो उसने रखी थी जहाँ भी उसके साथ रखा पूरी हिफाजत के साथ, उसके बावजूद चोरी हो गई, ठीक है, तो चोरी होना भी एक तरह से एक्ट ऑफ गॉड ही कहलाया जाता है ना, जिसमें एक्ट ऑफ गॉड वो चीज़ होती है जिसमें दोनों या जितनी भी पार्टीज़ जो हैं उनका कोई भी किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकती। तो यहाँ भी ना बेलर का कसूर ना बेली का कोई कसूर है, उसने ड्यू जो है केयर के साथ, ड्यू डिलिजेंस के साथ जो है वो उसका ख्याल रखा, उसके बावजूद इस तरह का कुछ हो गया, तो फिर यहाँ पर बेली जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बेलर को। ये सेक्शन 152 में बताया गया है, चाहे लॉस हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, अगर उसने केयर की थी एज अ प्रूडेंट माइंड, ठीक है। तो इसके बाद ये मैंने इसको अलहदा से कर दिया है कि इसका मतलब बेली जो है वो क्या है, बाउंड है टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल टू हिम। पहली उसकी जो ड्यूटी है वो ये है। सेकंड, डिग्री ऑफ केयर रिक्वायर्ड बाय बेली सिमिलर टू द मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं जैसे कि ऑर्डिनरी प्रूडेंट माइंड जो एज ए ऑर्डनरी हम एक इंसान में जो अक्ल होती है उसके हिसाब से वो काम करता है, तो उसके हिसाब से अगर उसने जो केयर है वो करनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताई कि आपको पता है कि एक चीज़ पहले ही बहुत कीमती है तो आपने उसका ख्याल रखना है। अगर आपको पता है ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं इसको इस जगह भी रख दूँ तो कोई मसला नहीं है। जैसे इसकी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। आपने कुछ फ्रूट्स लिए हैं,
और फ्रूट्स आपको पता है कि जल्दी गल जाते हैं, तो आप उन्हें ठंडक वाली जगह में रखें। एज अ प्रूडेंट माइंड आप यही करेंगे ना, लेकिन आप उसे गर्मी में रख देते हैं जहाँ पर बहुत धूप है, उसकी वजह से सारे ख़राब हो जाते हैं और आपको वापस भी लौटाने, तो फिर तो वो ख़राब हो गए। तो बेलर तो आपको यही कहेगा कि आपको पता है एज अ प्रूडेंट माइंड कि ये ऐसा फ्रूट है जो गर्म जगह में नहीं रखते, ठंडी जगह में रखते हैं, तो फिर आपने यहाँ क्यों रखे, इसकी वजह से तो डैमेजेस जो है वो आपसे क्लेम करेगा। लेकिन जब आपको एज अ प्रूडेंट माइंड पता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ठंडक वाली जगहों में रखनी चाहिए, तो फिर आप उसे वहाँ रखें। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ केयर हम इस हिसाब से देखेंगे, ये बताया गया सेक्शन 151 में। उसके साथ स्टैंडर्ड ऑफ केयर टू बी टेकन बाय द बेली सिमिलर इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट वेदर बेलमेंट इज़ ग्रेटिट्यूअस नॉन ग्रेटिट्यूअस। अच्छा, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो अगर बेलमेंट चाहे ग्रेटिट्यूअस हो या नॉन ग्रेटिट्यूअस हो, उसके दोनों में ही एप्लीकेबल होगी। जो हमने यहाँ पे बताई है ना कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या, कि एज अ प्रूडेंट माइंड जिसने काम करना है। उसके बाद सेक्शन 152 की बात हो रही है 4 में, द मेजर ऑफ केयर विल डिपेंड अपॉन क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स बेल्ड। As section 152 states that the bailey shall not liable for the loss, destruction or deterioration of the goods bailed if he had taken the required degree of care। जैसे कि कह रहे हैं सेक्शन 152 में, बस 152 में जनरली बताया गया है कि जैसे हमने 151 में जो पहले सेक्शन है उसने बताया था कि इस तरह से आपने केयर करनी है, उस तरह से की है, तो फिर आप लाइबल नहीं हैं अगर किसी भी तरह का लॉस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है या डिटोरिएशन हो रही है। ये बस सेक्शन 151 एंड 152 में बताई गई है। इसके बाद सेकंड ड्यूटी जो है बेली की वो ये है कि टू नॉट मैक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। अब जैसे कि हमें पता है कि गुड्स की जो ये बेलमेंट का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये सिर्फ 2 वजह से होता है, मतलब 2 इसमें रीजंस होते हैं। या तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, बेलर से जो है वो बेली कोई चीज़ मांगता है एक मखसूस वक्त के लिए कि यार 1 महीने के लिए चाहिए, 1 दिन के लिए, आधे दिन के लिए, 1 घंटे के लिए भी हो सकती है बेलमेंट। कुछ भी आप किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं मखसूस वक्त के लिए और आपने उसे वापस लौटानी, क्योंकि आपके पास उसकी सिर्फ पोजीशन होती है, ऑनरशिप नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपने एक टाइम पीरियड के लिए या किसी जो है वो पर्पज़ के लिए मांगी है कोई चीज़, जैसे कि आपने उसे बोला है कि आप मुझे अपनी गाड़ी दे दें, मुझे बस ना स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ के आना है, फिर मैं आपको वापस लौटा दूंगा, तो ये क्या है, एक मखसूस जो है वो आपका पर्पज़ है सिर्फ मांगने का, इसमें टाइम पीरियड का कोई नहीं है हिसाब। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ड्यूटी टू नॉट मैक अनऑथराइज यूज़, तो मतलब आपने उस जो ऑथराइज्ड उसको आपने बताई थी एक चीज़ कि मुझे जो ये गुड्स चाहिए वो इस चीज़ के लिए चाहिए और इस वक्त के लिए चाहिए, वो तो ठीक है, वो तो आपको ऑथराइज्ड है, लेकिन आप अनऑथराइज करें तो तब आपकी क्या जो है वो आपकी यहाँ पे लाइबिलिटी अराइज होगी। सेक्शन 153 में बताया गया है कि आपकी ये ड्यूटी है, आपने अनऑथराइज यूज़ नहीं करना उन गुड्स का, जिस काम के लिए आपको गुड्स दिए गए आपने सिर्फ उसी काम के लिए यूज़ करना है, उसके अलावा नहीं। तो सेक्शन 153 कहता है कि द बेली शैल नॉट मेक एनी अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स बेल्ड, इन केस ही मेक्स एनी अनऑथराइज यूज देन बेलर कैन टर्मिनेट द बेलमेंट। यहाँ पे टर्मिनेशन की मेन बात आ रही है कि बेलर के पास यहाँ पे राइट है। हम जब राइट्स पढ़ेंगे बेलर के तो तभी हम यहाँ पर इसको अलहदा से पढ़ेंगे कि बेलर का यहाँ राइट है कि अगर वो देखे कि बेली अनऑथराइज यूज़ कर रहा है उस गुड्स की, तो वो यहाँ पर टर्मिनेट भी कर सकता है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर, कि वो उसे वॉइड करवा दे या वैलिड रखे। ठीक है, बेलर कैन ऑल्सो क्लेम फॉर डैमेजेस कोज टू गुड्स बेल्ड ड्यू टू अनऑथराइज यूज़ एज पर सेक्शन 154। इसी के बाद सेक्शन 154 क्या बता रहा है कि अगर बेली के अनऑथराइज यूज़ करने की वजह से बेलर को कोई भी नुकसान हुआ है, ठीक है, तो उसमें वो उसे डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है जो कि यहाँ भी लिखी है कि ए लैंड्स अ हॉर्स टू बी फॉर हिज ओन राइडिंग ओनली। ए ने अपना एक हॉर्स दिया है बी को कि वो बी ने बोला कि सिर्फ मैं ही इसे राइड करूँगा और ए को पता है कि सिर्फ वो ही राइड करेगा, ठीक है, फॉर हिज राइडिंग ओनली। लेकिन बी क्या करता है, बी अलाउ सी अ मेम्बर ऑफ हिज फैमिली टू राइड द हॉर्स। लेकिन बी क्या करता है, सी को कहता है कि चलो यार तुम भी चला लो। कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान हुआ है, सिर्फ ए और बी के दरमियान हुआ। ए बेलर है, बी बेली है, जिसने जो है उसका गुड्स लिए हैं, मतलब कि वहाँ पर एक घोड़ा लिया है, किस लिए, कि वो अपनी राइड उसको राइड करेगा। लेकिन बी क्या करता है, अपनी एक फैमिली मेम्बर सी को भी अलाउ कर देता है कि तुम भी ये कर लो। सी राइड्स विथ केयर बट द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इज इंजर्ड। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं सी भले केयर से कर रहा है,
यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के दरमियान हुआ था ना। अगर बी मुकम्मल केयर के साथ कर रहा होता और फिर वो इंजर्ड हो सकता था, अगर इंजर्ड हो जाता हॉर्स यहाँ पर तो फिर लाइबल नहीं होता, क्योंकि उसमें ये दिखाया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि उसने ड्यू केयर की है एज अ प्रूडेंट माइंड, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, यहाँ कह रहे हैं कि एक तीसरे बंदे को लेकर आ गया बी ने। अब ए और बी की बात तो नहीं रही यहाँ पे, सी ने जो चलाया, अब चाहे उसने केयर के साथ की, राइड्स विद केयर, बट द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इज इंजर्ड, लेकिन हॉर्स जो है वो एक्सीडेंटली गिर जाता है और इंजर्ड हो जाता है, तो फिर यहाँ पर लाइबल कौन होगा? यहाँ पे लाइबल ऑब्वियसली बी होगा, क्योंकि बेली तो यहाँ बी है, कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के दरमियान हुआ है, सी तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बी ने अपनी मर्ज़ी से किसी को अलाउ किया, मतलब कि वो अपने आप को, जो सी है वो उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे। लेकिन फिर भी यहाँ कहा गया है कि अगर सी भले केयर के साथ भी राइड करेगा और उसके बावजूद भी कोई इंजरीज आ सकती हैं अगर गुड्स को, तो भी बी जो है वो लाइबल होगा। बी इज़ लाइबल टू मेक कंपनसेशन टू ए फॉर द इंजरी डन टू द हॉर्स बाय सी। यहाँ पे कहा गया है कि बी फिर भी लाइबल है कि कंपनसेशन दे ए को, चाहे जिसने भी वो काम किया है, मतलब कि उसके जो किसी और से गलती हुई है, किसी और से ये इंजरी हुई है, लेकिन दी तो उसने ना, और ए ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ बी को ऑथराइज़ किया था कि आप जो है इसे राइड कर सकते हैं फॉर हिज राइडिंग ओनली। वो तो बी ने आगे ये काम किया है और उसके करने की वजह से इंजरी कोई भी आई है तो बी ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि ए को वो कंपनसेशन देगा। तो ये बताया गया है सिर्फ सेक्शन 153 में, तो बताया गया है कि अनऑथराइज यूज़ करेगा तो टर्मिनेट हो सकता है। उसके बाद 154 में बताया कि अनऑथराइज यूज़ की वजह से बेलर को जो भी नुकसान होगा वो बेली को भरना पड़ेगा। इसके बाद मेन एक ड्यूटी जो है वो बताई गई है सेक्शन 135, 56 एंड 57 में, कि गुड्स को मिक्स ना किया जाए, कि बहुत मेन एक ड्यूटी है बेली की, नॉट टू मिक्स द गुड्स बेल्ड विथ हिज ओन गुड्स। अगर कुछ ऐसे गुड्स हैं बेलर ने बेली को दिए जो कि मिक्स हो सकते थे, जैसे इसकी छोटी सी एग्जांपल हम वैसे भी जनरली बहुत दफ़ा पढ़ी है कि राइस की, या फिर आप ले सकते हैं शुगर की या वीट की, इस तरह की जो चीज़ें जो मिक्स हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम इसकी मिसाल ले लेते हैं, शुगर है एक पीसी हुई, ठीक है, पीसी हुई शुगर है और उसके साथ जो है वो आटा है, और आटा भी कितना बारीक होता है आपको पता है। तो ये ऐसे गुड्स हैं जो अगर मिक्स हो जाएँ तो आप उन्हें अलहदा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी से हवाले से इन सेक्शन से बताया गया है सेक्शन 135, 156 एंड 157 में। सबसे पहले सेक्शन 155 कहता है कि द बेली हैज़ अ ड्यूटी नॉट टू मिक्स हिज गुड्स विद द गुड्स ऑफ द बेलर एंड शैल कीप देम सेपरेट इफ़ ही डज सो। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं बेली की सबसे मेन एक ड्यूटी है क्या, कि उसने अपने गुड्स जो उसने बेल्ड किए हैं उनके साथ नहीं मिलाना है, मतलब कि जो उसने बेलर से गुड्स लिए हैं और उसके बाद उसके अपने भी जो गुड्स रखे हुए थे उसके साथ उनको दोनों को मिक्स नहीं करना, वो उसकी ड्यूटी है। अगर वो करेगा तो क्या होगा? सबसे पहले सेक्शन 155 में बताया गया है कि विद द कंसेंट ऑफ द बेलर, अगर बेलर का कंसेंट है, बेलर ने कहा है कि भले आप मेरे गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स कर लो, द बेलर एंड द बेली शैल हैव एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट इन दिस मिक्सचर ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर बेलर ने खुद ही कहा है कि कर लो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। इस मिसाल के तौर पे बेलर ने दी है पीसी हुई जो है वो चीनी है जो पिसी हुई है बिल्कुल, और उसके बाद बेलर के पास थी भी यही थी पिसी हुई चीनी, और वो दोनों ने मिक्स कर ली, तो जितनी बेलर ने दी थी उसके हिसाब से उसको मिल जाएगी बाद में, जो भी मकसद के लिए बेली ने ली थी, और बेली अपनी ले लेगा। तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है अगर बेलर का कंसेंट शामिल था कि आप मिक्स कर सकते हो मेरे गुड्स को, ठीक है। इसी तरह हम राइस को भी कह सकते हैं, या हम फ्लोर को या वीट को भी कह सकते हैं अगर सेम नेचर के भी गुड्स थे। अब सेकेंडली सेक्शन 156 में बताया गया विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर। अब यहाँ पे बात है कि अगर बेलर का कंसेंट नहीं था तब क्या होगा? द बेली हैज़ टू बेयर द एक्सपेंस ऑफ डिवीजन एंड सेपरेशन एंड द डैमेजेस राइजिंग फ्रॉम सच मिक्सचर इफ़ द गुड्स कैन बी डिवाइडेड सेपरेटेड। अब यहाँ पे ये कह रहा है अगर बेलर का कंसेंट नहीं था और गुड्स ऐसे थे जो कि सेपरेट हो सकते थे, ठीक है, मतलब कि इसकी मिसाल यही है कि हम ले लेते हैं राइस की और साथ जो है फ्लोर की। अब राइस जो है वो उसने बेल किए हैं, मतलब बेलर के थे, और फ्लोर जो है वो बेली का ख़ुद का था। अब उन दोनों चीज़ों को जो बेली है उसने मिक्स कर दिया है विदाउट द कंसेंट। उसने बेलर से पूछा ही नहीं कि मैं आपके जो है राइस को मिक्स कर लूँ अपने फ्लोर के साथ, उसने इस तरह से कुछ पूछा ही नहीं और उन्हें मिक्स कर दिया, मतलब कि बेलर का कंसेंट यहाँ पे शामिल था ही नहीं। तो फिर क्या होगा? ये सेक्शन 156 कहता है।
सेक्शन 156 कह रहा है कि बेली के ऊपर ये लाजिम है कि उसे फिर सेपरेट करे, और अगर सेपरेट करने में किसी भी तरह का एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो भी वो खुद बेयर करेगा, क्योंकि यहाँ कंसेंट तो था ही नहीं बेलर का। अगर बेलर ने कहा होता कि आप भले मिक्स कर लेना, उसने कंसेंट दिया होता तब तो बेलर जो है वो इक्वली पे करता अगर किसी भी तरह के एक्सपेंसेस आते हैं। लेकिन यहाँ पर कंसेंट बेलर का है ही नहीं, तो बेली को क्या है कि वो बेयर करेगा एक्सपेंसेस जो भी आ रहे हों उसको मिक्स करने की वजह से, उसको सेपरेट करना, फिर उसमें डैमेजेस का कोई अराइज हो रहे हैं तब। अगर गुड्स ऐसे हैं जो सेपरेट हो सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो हमने ये बात की फ्लोर और जो है राइस की, तो ये तो सेपरेट हो सकते हैं इजीली, हम इन्हें अलग कर सकते हैं छान के, ठीक है। इसी के बाद सेक्शन 157 में बताया गया है कि अगर गुड्स मिक्स नहीं होते तब क्या होगा, विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर। यहाँ पे भी बात वही आ रही है कि बेलर का कंसेंट नहीं है और जो है बेली ने क्या किया, उसे पता है ये गुड्स तो है सेपरेट भी नहीं हो सकते। इससे मिसाल तौर पे उसने भी फ्लोर ही दिया था, इसके पास भी अपना फ्लोर ही था, इसने क्या किया कि बेलर से जो उसने गुड्स जो ये फ्लोर हैं वो जो बेल्ड किए थे वो अपने वाला जो उसका फ्लोर थे उसके साथ मिक्स कर लिया, और अब ये तो सेपरेट भी नहीं हो सकते, पता नहीं चल सकता कि उसका क्या थे, उसका फ्लोर कौन सा था, इसका कौन सा था, उसका नया था या उसका पुराना था, कि ये भी मेन एक बात होती है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहा गया है कि अगर ऐसे गुड्स जो सेपरेट भी नहीं हो सकते तो फिर भी बेली क्या करेगा, कंपनसेट करेगा बेलर को जो भी लॉस हुआ है। मतलब मेन बात सेक्शन 155, 156 और 157 में की गई है वो यही कि अगर बेलर का कंसेंट शामिल था किसी चीज़ में मिक्स करने में गुड्स को तो कोई मसला ही नहीं है। अगर बेलर का कंसेंट शामिल नहीं था और गुड्स ऐसे थे जो सेपरेट हो सकते हैं तो क्या होगा, तो ये होगा कि अगर बेली वो सेपरेट करने में कोई भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो बेलर से नहीं मांग सकता, ठीक है, क्योंकि बेलर का कंसेंट था ही नहीं, उसे खुद बेयर करना पड़ेगा। अब आगे ही सेक्शन 157 में भी सेम यही बात की गई है कि अगर बेलर का कंसेंट नहीं है और ऐसे गुड्स हैं जो सेपरेट भी नहीं हो सकते तो फिर तो कंपनसेट करना पड़ेगा पूरा बेलर को, ठीक है। तो ये बताया गया है सेक्शन 155, 156 एंड 157 में मेन एक ड्यूटी है एक बेली की। इसके बाद सेक्शन 160 एंड 161 में ड्यूटी बताई गई है, और सबसे मेन एक ड्यूटी है कि रिटर्न ऑफ गुड्स। जैसे कि हमने पहले भी जब इंट्रोडक्शन लिया था बेलमैन के कॉन्ट्रैक्ट का तो हमने पढ़ा था एक एग्जेंशियल एलिमेंट है कि वो जो गुड्स बेल किए जाते हैं उन्हें रिटर्न भी लाजमी होते हैं वो, क्योंकि इनमें पोजीशन दी जाती है, ऑनरशिप नहीं दी जाती। ऑनरशिप बेलर के साथ ही रहती है, बेली को सिर्फ पोजीशन दी जाती है, और उसके दो चीज़ें हो सकती हैं, या एक मखसूस वक्त के लिए या एक पर्पस के लिए हो सकती हैं। तो इसीलिए सेक्शन 160 कहता है कि ड्यूटी है बेली की कि वो रिटर्न करे गुड्स को विदाउट डिमांड, कि चाहे बेलर उससे डिमांड करे या ना करे उसे वो रिटर्न करना है। अगर उसने किसी पर्पस के लिए दी थी ऑन द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस, या अगर उसने किसी टाइम पीरियड के लिए ली थी, अगर वो एक टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो फिर ये बेली की ड्यूटी है कि वो उन गुड्स को रिटर्न करे, ठीक है। इसीलिए सेक्शन 161 आगे बताता है कि अगर वो रिटर्न नहीं करेगा, उसे पता है कि टाइम पीरियड पूरा हो गया, मैंने एक हफ्ते के लिए एक चीज़ ली थी अब मुझे वापस करनी है, अगर वो नहीं करेगा तो फिर क्या लाइबिलिटी अराइज होगी, वो सेक्शन 161 बताता है। सेक्शन 161 कहता है इन केस ऑफ इस फेलियर टू डू सो ही शैल बी लाइबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन, डिटोरिएशन, डैमेजेस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इवन विदाउट नेग्लिजेंस। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जैसे हमने पहले सेक्शंस में पढ़ा है प्रीसीडिंग्स में, कि जो बेली है वो बिल्कुल केयर कर रहा है, बहुत उसने केयर की, उसके बावजूद अगर कोई नुकसान हो जाता है तो फिर वो लाइबल नहीं है बेलर को, ये हमने चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 161 कह रहा है कि आपको पता है कि टाइम पीरियड पूरा हो गया, आपने वो चीज़ लौटानी है। अगर आप नहीं लौटा रहे और आप उसको भले केयर भी कर रहे हो, लेकिन उसे कोई एक्ट ऑफ गॉड की वजह से क्यों ना कोई नुकसान हो जाए, तब भी आप लाइबल होगे अगर आप उसे नहीं लौटा रहे, क्योंकि टाइम पीरियड तो आपका पूरा हो गया है, आपने उसे रिटर्न करना है। अगर आप नहीं रिटर्न करें, अपने पास ही रखे रहने दे रहे हो वो चीज़, और चाहे आप नेग्लिजेंस दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे, और क्या कहते हैं आप उसका या फिर बहुत ख्याल रख रहे हो, और उसके बावजूद अगर उससे कोई नुकसान हो जाता है किसी भी तरह का, और आप ये कहने को भी नहीं होगे बेलर को कि मैंने तो भाई बहुत केयर की, ये तो एक्ट ऑफ गॉड था, इसकी वजह से चीज़ ख़राब हो गई, तो फिर भी आप लाइबल हो गए। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि टाइम पीरियड तो पूरा हो गया था, आपको कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया था, आपको वो चीज़ लौटानी थी। कॉन्ट्रैक्ट तो आपका उसी दिन ख़त्म हो गया था जब आपने वो जो बेलमैन का
आपका एक मकसद था वो पूरा हो गया, या जो टाइम पीरियड था वो पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तभी ख़त्म हो गया था, उसके बाद भी आप रिटर्न नहीं कर रहे गुड्स को और केयर भी कर रहे हो भले, और कोई एक्ट ऑफ गॉड आ गया और आप ये अपने पास ग्राउंड रख कर बेलर को नहीं कह सकते कि मैंने तो आपकी ये चीज़ जो है वो बहुत ध्यान से रखी थी, लेकिन फिर भी बारिश आ गई और उसकी वजह से ये चीज़ ख़राब हो गई आपकी, मैंने ये बाहर ध्यान से रखी हुई थी। या कोई भी आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने अपने सामान के साथ ही आपकी चीज़ रखी थी, उसके बावजूद चोरी हो गई, मेरी भी चोरी साथ ही हो गई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि बेलर आपको कहेगा कि मेरा जो आपने एक हफ़्ते के लिए चीज़ मांगी थी, एक हफ़्ता हुए भी एक हफ़्ता हो गया है, आपने ये लौटाया क्यों नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही ख़त्म हो गया था। अब वो आप जो है वो लाइबल होंगे बेलर को, चाहे वो चीज़ आपने नेग्लिजेंस नहीं दिखाई थी उसके बावजूद भी हुई है। ठीक है, तो ये बताया गया सेक्शन 161 में। सिक्सथली और लास्टली जो बेली की ड्यूटी है वो ये सेक्शन 163 में बताया गया है कि बेलर इंटाइटल है किसी भी प्रॉफिट का या फिर इंक्रीज़ का अगर जो गुड्स बेल्ड हैं उसमें हो जाता है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखी है वो यही है कि अगर बेलर बेली को अपनी काऊ देता है, तो जब वो उसे बेल कर रहा है, काऊ यहाँ पे गुड्स है, जब वो बी को वो बेल कर रहा है तो सिर्फ वो एक काऊ ही है, लेकिन बेली के पास जिस टाइम पीरियड के लिए है उस टाइम पीरियड में वो काऊ बच्चा दे देती है, तो यहाँ पर बेलर इंटाइटल है टू रिसीव दैट इंक्रीज़ एज वेल। मतलब कि वो काऊ जब उसे रिटर्न करेगा उसके साथ जो उसने उसका बच्चा दिया है वो भी उसे लाजमी देना है। यहाँ पर बेली की ड्यूटी है कि जो भी इंक्रीज़ या प्रॉफिट हुआ है उसके गुड्स में से वो उसे वापस देना है जब वो उसे रिटर्न करेगा गुड्स को। प्लस इसमें ये बात भी लिखी है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रेरी या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में, अगर स्पेशली ये बात कोई टर्म्स एंड कंडीशंस में स्टार्टिंग में ही बेलर और बेली के दरमियान मखसूस हो गई थी कि बेली ने कहा था कि मैं आपसे गाय तो ले रहा हूँ, लेकिन अगर कल कोई बच्चा देती है या कुछ देती है तो मैं वो आपको नहीं दूंगा, वो मैं अपने पास ही रखूँगा, और बेलर भी राज़ी होता है, अगर इस तरह की कोई बात थी तो तब तो नहीं होगा ये एप्लीकेबल, ये वाला सेक्शन। ये सेक्शन तब एप्लीकेबल होगा जब इस तरह की कोई बात नहीं थी, तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो ये सब थी ड्यूटीज़ एक बेली की। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।